हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10 की जो जय प्रक्रम के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, उस जय प्रक्रम में हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये जान लिया था कि नहीं, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो वहाँ आप लोगों को बताया गया था कि नहीं भैया, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो हमारे शरीर में जो भी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए, यदि हमारा शरीर कभी टूट फूट जाता है तो उस टूट फूट की मरम्मत के लिए हम प्रयोग करते हैं, अपने मतलब भोजन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है आपका कि नहीं, यदि कोई हमारे शरीर में रोग हो जाता है तो उस रोग से बचाव के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन दो आधार पे करते हैं, मतलब कि जो पोषण हम लोग करते हैं वो पोषण दो प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पोषण है और पोषण के प्रकार है, तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। यानी कि जो भोजन हम करते हैं या जो माध्यम होता है जिस माध्यम से हम करते हैं वो दो माध्यम होते हैं। वो कौन कौन से दो माध्यम हैं? तो एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण, यानी एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले। स्व का मतलब होता है अपने आप, पोषी का मतलब होता है पोषित करना, यानी अपने आप को अपने द्वारा ही पोषित करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। अपने द्वारा अपने आप को पोषित कर लेना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक ना। इसके बाद आपका आता है अगला परपोषी। परपोषी क्या होता है? यानी कि हम, पर मतलब होता है दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, ठीक ना, दूसरे को, यानी कि जब हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर या किसी दूसरे चीज़ों पर आश्रित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं परपोषी। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? यानी कि प्रकाश का संश्लेषण करके, प्रकाश का संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बना लें उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी, ठीक ना। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी है, फोटोसिंथेसिस है, ये क्या है कि वे जीव जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लें उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थों से जो अपना भोजन बना लें उन जीवों को हम कहते हैं रसायन संश्लेषी, ठीक ना। देखिए प्रकाश संश्लेषी में आपके कौन आएंगे? तो प्रकाश संश्लेषी में आपके पेड़ पौधे आएंगे। कौन आएंगे? पेड़ पौधे। इसके अंतर्गत जैसे में क्या आएंगे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, यानी कि हरे पादप जितने भी होते हैं वे हरे पादप किस में आएंगे? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का परिभाषा क्या होगा कि वे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। जैसे देखिए एक वृक्ष होता है ना, वो वृक्ष मृदा से जल को अवशोषित करता है और इस हमारे वायुमंडल से, इस हमारे मंडल से वह CO2 गैस को अवशोषित करता है और दोनों को मिला करके उनके अंदर रिएक्शन होता है और उनके अंदर क्रिया होती है और उस क्रिया के दौरान वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि वो अपना ऊर्जा बना लेते हैं और उस ऊर्जा के बाद वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। एक होता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होता है कि रासायनिक पदार्थों से, जैसे आप देखेंगे एक गोबर हो, मतलब ना गोबर हो, खाद्य पदार्थ हो, और उस गोबर के नीचे कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु होते हैं ना, या कुछ ऐसे जीव उसके अंदर लग जाते हैं जो कि उस गोबर के अंदर से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक खाद होते हैं, उन खादों को अवशोषित करके अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक ना। और वो जब बनाते हैं, जब उन रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं तो वो उसके बाद कुछ ना कुछ मल परित्याग करते हैं, कुछ ना कुछ मल का, यानी कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं। तो वैसे पदार्थ इसमें कौन कौन से आएंगे? तो नाइट्री कारक जीवाणु। इसमें कौन से आएंगे? नाइट्री कारक जीवाणु। जैसे आप देख लीजिए वो जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, जो कि दही जमाने का कार्य करते हैं। दही को जमता है, दही जमता है, तो उस दही को जमाने में भी रसायन संश्लेषण, यानी वो दही जो होता है वो दूध जो होता है वो रसायन चीज़ होता है, रासायनिक चीज़ होता है, और उसके अंदर से वो जो अपना भोजन बनाते हैं तो उसी से दही बन जाता है। तो वो जो दही बनता है उसे हम कहते हैं रसायन संश्लेषी, केमोसिंथेसिस। इसे क्या कहते हैं? आपका इसमें फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। रसायन संश्लेषी में क्या आएंगे? तो नाइट्री कारक जीवाणु। क्या आएंगे? नाइट्री कारक जीवाणु, ठीक है ना। और देखिए अब हमारा अगला आता है परपोषी। परपोषी किसे हम बताएं? परपोषी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित हों उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी
जो परपोषी दूसरे जीवों से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो 3 रूप से करते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्राणी संभोजी। पहला क्या होता है? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन जटिल या मतलब वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल का मतलब जैसे हम मनुष्य हैं, कुत्ता हो गया, कुत्ता क्या है, कुत्ता को हम रोटी फेंक देते हैं, कुत्ता खाता ना, रोटी फेंक देते हैं, उसके बाद दूध भी पीता है, तो वो ठोस के रूप में भी कर रहा है और तरल के रूप में। हम मनुष्य हैं, हम खाना भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, सवैयाँ भी पीते हैं, तो ये जो पीने वाला चीज़ है क्या, ये तरल है। और हम रोटी खाते हैं, मांस खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल, ये क्या, ये ठोस है कि नहीं। तो ये जो प्राणी संभोजी किसे कहते हैं? प्राणी संभोजी का परिभाषा यही होगा कि वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संभोजी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। इंग्लिश में इसे होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो प्राणी संभोजी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? प्राणी संभोजी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? तो इनके अंदर आप क्या आएंगे? सबसे पहला आपका आएगा अमीबा। क्या आएगा? अमीबा। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के साथ साथ मनुष्य आएंगे, मनुष्य के साथ साथ अभी बताए कुत्ता, बिल्ली आदि कर देते हैं, आदि, ठीक है ना। प्राणी संभोजी क्या है? तो वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे में अमीबा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। अमीबा भी जो होता है ना, वो अमीबा भी ठोस के रूप में ही भोजन ग्रहण करता है, कभी कभी ठोस के, कभी कभी तरल के रूप में ग्रहण करता है। अब देखिए अगला आता है परजीवी। अगला क्या है? परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से बनाएं। अच्छा ये देखिए, प्राणी संभोजी जो था वो दूसरे जीवों से ही, अच्छा हम हैं, हम रोटी यदि खा रहे हैं तो वो क्या है? रोटी कहाँ से प्राप्त हुई? तो सबसे पहले गेहूं का पौधा उगा और उस गेहूं के पौधे से हमने गेहूं को काटा, फिर उसको रखा, फिर सुखाया, सुखा करके उसको पिसाया और ना उसको चक्की में दी, चक्की में वो आटा बना और उस आटे बनने के बाद हम उस रोटी को खा रहे हैं। वो रोटी किस रूप में खा रहे हैं? ठोस या तरल। तो वो हम किस पे आश्रित हैं रोटी खाने के लिए? गेहूं के पौधे पे आश्रित हैं। तो ये हमारा क्या है? परपोषी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आश्रित रहना। तो प्राणी संभोजी में क्या हो गया आपका? यानी कि ठोस या तरल के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होकर के, है कि नहीं है। फिर आगे देखिए क्या है? परजीवी। जो परजीवी होते हैं ना, ये परजीवी किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं पर बिना उन्हें मारे अपना भोजन बना लें, बिना उन्हें। अब भैया गेहूं को काट रहे हैं तो हम मार ही नहीं रहे हैं उसको, मांस खा रहे हैं तो उसको मारी के खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो वो क्या है? यानी कि ये बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर लें, बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर लें, उसे हम कहते हैं परजीवी। उसे क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? एक बार परिभाषा इसका पूरा सुन लीजिए और इसको लिख भी लीजिएगा कि वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों से बिना उन्हें मारे ग्रहण कर लें उन्हें हम कहते हैं परजीवी। जैसे में आप देखिए, जैसे में इसमें क्या आएंगे? जोंक आप देखे होंगे, जो जोंक होती है ना, वो जोंक हमारे त्वचा में लग जाती है और ब्लड को खींच लेती है, ब्लड को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद वो अपना भोजन बना ली। उसके साथ साथ आपका मच्छर आएगा। क्या आएगा? मच्छर क्या होता? आता है, नीडल लगाता है, निकालता है एक सिरिंज इसमें से ब्लड और लेकर के वो अपना भोजन के लिए निकल लेता है। उसके बाद क्या होता है? जोंक हो गया, मच्छर हो गया। जू, लड़कियों के सिरवा में क्या होता है? जू होता है। लेके खिर की रहेंगी सब ना, आप देखिएगा क्लास में भी बैठी रहेंगी सब, कुछ होती है जो बिना नहाए धोए आ जाती हैं, वो की रहती हैं, तो वो चीज़ उनमें क्या है? जू है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे क्या आपका आता है इसमें? जू, इसके बाद आदि कर देते हैं। जैसे इसमें खटमल उटमल भी आते हैं, ठीक ना, तो हम लोग आदि कर देते हैं। जोंक, मच्छर, जू, खटमल आदि, ये जो क्या है? ये सभी के सभी परजीवी हैं। परजीवी माने ये हमारे हमारे शरीर पे आकर के लगते हैं और बिना हमें मारे ये अपना भोजन ग्रहण करके निकल लेते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं परजीवी। अगला है आपका मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है? कि वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से करें, वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से ग्रहण करें उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे में इसमें क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा जीवाणु, इसमें आ जाएगा आपका कवक, इसमें आपका आ जाएगा ईस्ट, ठीक ना, आदि। देखिए जीवाणु क्या है?
जीवाणु क्या है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो मर जाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कि दफनाने की बजाय वो कहीं फेंक देते हैं, रास्तों में फेंक देते हैं ना, कहीं ऐसे स्थानों पे फेंक देते हैं कि जहाँ मतलब कोई जाता होता ना हो। लेकिन जहाँ मतलब इसको फेंकते हैं लोग, तो वहाँ आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उस मरे हुए जीव से अपना भोजन बनाते हैं, और वो खुद ना वो उनको पूरा का पूरा समाप्त कर देते हैं। तो वैसे जीवों को हम कहते हैं मृतोपजीवी, यानी कि मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन ग्रहण कर ले उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, यानी कि स्पैरोजोइक। परजीवी को पैरासाइट्स, फिर उसके बाद प्राणी संभोजी को होलोजोइक। ठीक ना, आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मृदा से जल को अवशोषित करता है, और उसके बाद इस वायुमंडल से CO2 यानी इस हमारे मंडल से CO2 गैस को अवशोषित करता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और वो अपने अंदर भोजन का निर्माण कर लेता है। तो ये तो हमारा प्रकाश संश्लेषी हो गया। और कुछ रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लें उसे हम कहते हैं रसायन संश्लेषी। लेकिन परपोषी का जो होता है, परपोषी में प्राणी संभोजी में जो पहला होता है अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, या वो पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अमीबा में पोषण, तो देखिए अमीबा में पोषण जो होता है, जैसे मान लीजिए अमीबा का आकार, सबसे पहली बात, अमीबा एक कोशिकीय होता है और उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसका आकार अनिश्चित। यानी कि एक गुब्बारे में पानी भरिए और उस गुब्बारे को उछालिए, वो जितनी बार गिरेगा वो अलग अलग संरचनाएं बनेंगी। जितनी उसकी अलग अलग संरचनाएं बने उतनी अलग अलग संरचनाएं अमीबा की भी बन सकती हैं। ठीक ना, अमीबा में देखिए भोजन ये अपना ग्रहण कैसे करता है। तो देखिए इनके ऊपर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं कूटपाद, यानी इनका ये पैर होता है। ठीक, और ये देखिए ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, जो ये धंसा हुआ भाग है, इस धंसे हुए भाग को सूडोपोडिया कहते हैं, सूडोपोडिया। जैसे मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन मुख से निकलता है कि नहीं निकलता है, वो अपने मुख से निकलेगा, यानी मुख में पहले सबसे पहले लेगा, और लेने के बाद फिर उसके आगे की प्रक्रियाएं चलती हैं, और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वो अपने शरीर में भोजन का जो पाचन होता है उस पाचन की क्रिया को पूर्ण कर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो अमीबा होता है, उस अमीबा का जो मुख होता है, यानी उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, और ये जो ऊपर की तरफ उभार होता है इसे हम कहते हैं कूटपाद। ठीक है ना, तो देखिए मान लीजिए इसका जो ये सूडोपोडिया होता है ना, सूडोपोडिया मान लीजिए ये है, और इसके ये कूटपाद, मान लीजिए ये इसका भोजन, ये इसका कह सकते हैं कि ये शिकार ना, इसका भोजन जो है ये भोजन यहाँ है। तो ये करते क्या, अमीबा करते क्या हैं कि ये क्या करेंगे, इसके धीरे धीरे पास जाएंगे, और ये संरचना यहाँ से होगी, और ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये ऊपर थोड़ी सी आएगी। ठीक ना, और धीरे धीरे करके ये जो है ना, ये आपस में पूरे के पूरे मिल जाएंगे, और फिर ये यहाँ से ऐसे संरचनाएं बन जाएंगी। ठीक ना, तो इसको अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, और अंदर लेने के बाद उसको खूब बढ़िया से कूटते काटते हैं, उसके अंदर उसको खूब बढ़िया से कूचते काटते हैं, और उसको बाद कूचने के बाद इसके अंदर से सब कुछ अवशोषित, जितने भी इसके लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं उन सभी चीज़ों को ये अवशोषित कर लेता है। फिर बाद में धीरे से ये संरचना फिर से अलग बनाएगा, और इसको बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है। तो ये भोजन का निर्माण ऐसे करते हैं, भोजन का निर्माण ऐसे होता है। ये तो हो गया अमीबा में। अमीबा में अगर पूछ दिया जाए आपसे, 1 नंबर का प्रश्न आता है, वनडे एग्जाम में भी आएंगे आपके, और इसमें भी आपका कक्षा 10 में भी आता है 1 नंबर का ये प्रश्न, कि जो अमीबा होता है वो किसकी सहायता से भोजन अपना ग्रहण करता है। तो स्यूडोपोडिया के द्वारा, किसके द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा ही जो अमीबा होता है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक ना, आशा है कि ये आप लोगों को अमीबा का जो पोषण है, अमीबा में जो पोषण है, वो अमीबा में पोषण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर अमीबा में पोषण समझ में आ गया तो अब इसके बाद आता है मनुष्य में हम पोषण समझते हैं, मनुष्य अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे इनके अंदर पाचन की क्रिया होती है। ठीक ना, तो देखिए अगली हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी मनुष्य में पोषण। मनुष्य में
पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी मानव में पोषण कैसे होता है उस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो देखिए जो मानव में पोषण होता है ना, वो मानव में पोषण मतलब कि जो हम खाना खाएं वो खाना पच जाए, यानी उसके मतलब कि जो पचता है उससे हम क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं। तो देखिए पोषण जो होता है वो पोषण सबसे पहले किसके द्वारा संपन्न होता है, पाचन की क्रिया द्वारा। पाचन क्या होता है, बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पचा लेना ही पाचन कहलाता है। पाचन की परिभाषाएं क्या होगी, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, तो डाइजेशन वह होता है, यानी कि पाचन वह होता है जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके पचा लेना ही पाचन कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, बड़े बड़े, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पचा लेना ही पाचन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, एक गोल सी रोटी हो गई, और क्या वो उस रोटी को हम लोग डायरेक्ट रोटी मतलब पूरी एक जो क्या कहते हैं सीधी रोटी हो पूरी गोल सी, उस क्या गोल सी पूरी की पूरी रोटी को खा लेते हैं, नहीं। उसको करते क्या, उसको सबसे पहले तोड़ते हैं और तोड़ करके उसके छोटे छोटे खंड करते हैं। छोटे छोटे खंड करने के बाद तब उसको हम अपने, देखिए रोटी लिए उसको आधा करते हैं, फिर उसके बाद मुख में डालते हैं। मुख में भौतिक क्रियाएं होती हैं, और भौतिक क्रिया होने के बाद यानी उसमें खूब काटता पीटता तोड़ता है, और उस तोड़ने के बाद फिर वो धीरे धीरे अंदर शरीर के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वहाँ पाचन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। तो पाचन की क्रिया क्या होता है, उसको पचाता है, उसके अंदर से ऊर्जा को खींच लेता है, और ऊर्जा को खींचने के बाद फिर वो क्या करता है कि उसके अंदर से ऊर्जा प्रदान करता है, और उसके बाद जो होता है ऊर्जा प्रदान करने के बाद शरीर से जो मल होता है या कह सकते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, डाइजेशन क्या है, तो वह प्रक्रिया जो बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके पचा लेता है, उसे हम कहते हैं पाचन। उसे क्या कहते हैं, पाचन। इसी से देखिए, इसी से रिलेटेड एक आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि पाचन की क्रिया जो होती है, बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में जो पचाते हैं, तो वो जिन तंत्रों की सहायता से होता है, यानी कि जिस माध्यम की सहायता से, जैसे मान लीजिए अगर हम रोटी लिए उसको तोड़ें, तो तोड़ने का काम कौन किया, हाथ दोनों किए कि नहीं, तो ये जो दोनों हाथ हैं ये हमारे हो जाएंगे तंत्र, ये क्या हो जाएंगे, एक सिस्टम हो जाएंगे, और इन सिस्टम की सहायता से वो क्या हो रहा है, रोटी टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो इसे हम कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो भोज्य पदार्थ होता है, यानी बड़े बड़े जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पचाने वाले सभी अंगों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। इन पाचन तंत्र में सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका आहार नाल। क्या होता है, सबसे पहला आपका आएगा पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल होता क्या है, हम इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल होता क्या, आहार नाल होता क्या है कि ये हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कैनल होता है, ये हमारे शरीर में 8 से 10, कितना, 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है। आहार नाल क्या है, आहार नाल हमारे शरीर में एक 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है, जो कि मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। यानी कि देखिए हमारे मुख से यहाँ से एक नली लगी हुई है, और ये जाती है पूरे पेट में, ठीक ना, ये पूरे उदर में, यहाँ फिर इसमें छोटी आंत बड़ी आंत होती है, फिर पीछे से वो मल द्वार के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक ना, वो मल द्वार। तो ये जो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के जो पूरी लंबाई होती है, उस लंबाई को हम कहते हैं आहार नाल, ठीक ना। तो उस आहार नाल की लंबाई कितनी होती, तो 8 से 10 मीटर। और इसका देखिए ये तो लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई। अगर आपसे पूछ दे कि भैया आप बताइए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। फिर आपसे पूछे कि व्यास इसका कितना होता है, तो देखिए हर जगह जो है ना, बहुत सारे अंग हैं इसमें, तो वो हर जगह इसका व्यास अलग अलग होता है, हर जगह इसका व्यास अलग अलग, इसका व्यास निश्चित नहीं है। तो देखिए ये जो आहार नाल है ना, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल जो है, ये एलिमेंट्री कैनल की लंबाई 8 से 10 मीटर, इसका व्यास अलग अलग होता है। इस आहार नाल के अंतर्गत या इस आहार नाल में बहुत सारे अंग होते हैं जो कि भाग लेते हैं।
बहुत सारे अंग हैं। वो अंग में कौन कौन सा, सबसे पहला आपका आ जाएगा मुख या मुख गोहिका कह लीजिए, मुख या मुख गोहिका। मुख, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउथ एंड माउथ आर बकल, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, माउथ आर बकल कैविटी, ठीक ना, मुख या मुख गोहिका। मुख या मुख गोहिका होता क्या, यानी कि देखिए मुख, हम मुख किसे कहते हैं, मुख का परिभाषा थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। मुख किसे कहते हैं ना, तो देखिए दो चल होठ, चलने वाले होठ हैं, ये दो चल होठ तथा ये मांसल, मांस है ना, इस मांसल और दो चल होठों से बनी संरचना को, इसी को तो हम कहते हैं भैया ये हमारा क्या है, ये मुख है, कहते हैं ना ये हमारा मुख है। मुख कैसे है कि दो चल होठ तथा मांसल से बने संरचना को हम मुख कहते हैं। दो चल होठ तथा मांसल से बने संरचना को मुख कहते हैं। मुख गोहिका किसे कहते हैं, तो दो चल होठ तथा मांसल ना से बनी संरचना के बीच में खाली स्थान, के बीच में खाली स्थान को हम मुख गोहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चल होठ तथा मांसल के बीच में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को मुख गोहिका कहते हैं। मुख का परिभाषा अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा कि दो चल होठ तथा मांसल से बनी संरचना को हम मुख या मुख गोहिका कहते हैं, मुख कहते हैं, ठीक ना। और मुख गोहिका किसे कहते हैं, तो दो चल होठ तथा मांसल से बनी संरचना के बीच में खाली स्थान को मुख गोहिका कहते हैं, ठीक ना। इस हमारे मुख में या मुख गोहिका में अनेक प्रकार के अंग हैं। हमारे इस मुख गोहिका में अनेक प्रकार, देखिए पाचन की जो क्रिया होती है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं उसको पचाते हैं तो सबसे पहले कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले मुख लेता है। मुख लेता है कि नहीं लेता, मुख लेगा। और इस मुख को हम खोलेंगे तो जो खाली अंदर स्थान है उस खाली स्थान को मुख गोहिका कहते हैं। और उस मुख गोहिका में बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है आपका दांत। आप देखेंगे दांत दिखाई देता है, तो वो जो दांत होता है ये हमारे मुख गोहिका के अंदर पाई जाती है। उस दांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं, दांत क्या चीज़ है। तो देखिए हमारे मुख गोहिका में दोनों जबड़ों पर, ऊपर नीचे दोनों जबड़े हैं ना, हमारे मुख गोहिका यानी हमारे मुख के अंदर जो खाली स्थान है उसके अंदर दो जबड़े हैं। और उन जबड़ों पे लगी एक पंक्ति में लगी हड्डियाँ पाई जाती हैं और उन हड्डियों को हम कहते हैं दांत। दांत किसे कहते हैं, तो हमारे मुख गोहिका में दोनों जबड़ों पर एक पंक्ति में लगे हुए हड्डियों को हम दांत कहते हैं। और ये जो दांत होते हैं ना, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये दांत कितने प्रकार के, 4। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका होता है कृंतक। कौन सा होता है, कृंतक। दूसरा क्या होता है, रदनक। क्या होता है, रदनक। तीसरा क्या होता है, अग्रचवर्णक। और चौथा क्या होता है, चवर्णक, ठीक ना। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो देखिए जो कृंतक होता है हम इसे कहते हैं इंसीजर, ठीक ना। और उसके बाद होता है रदनक को हम क्या कहते हैं, कैनाइन। अग्रचवर्णक को क्या कहते हैं, प्री मोलर, ठीक ना। और चवर्णक को क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। तो देखिए जो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या, इनको हम पहचानेंगे कैसे, इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो कृंतक होता है, ठीक ना, जो कृंतक होता है उस कृंतक की संख्या, देखिए हम क्या है ना कि यहाँ से लेकर के आधे तक की गणना करते हैं। यहाँ से ये 4 भागों में, यहाँ जितना होगा उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर भी होगा, उतना ही इधर भी होगा। तो यहाँ से लेकर के यानी ये जो होठ के ऊपर आप देखेंगे ये जो नाक की नथुनी होती है, इस नथुनी के बीच में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे के बगल से, यानी कि इस गड्ढे के मतलब ठीक यहीं से गड्ढे के सामने से ही जो दांत होती है उस दांतों को यहाँ से अगर जितना ऊपर आप गणना करेंगे ना, इधर की जो दांतें होंगी उतना ही दांतें इधर भी होंगी और उसी प्रकार से नीचे भी उतना ही दांतें होती हैं। तो हम इतना ही का गणना करते हैं, ठीक है ना, इतना ही काम गणना करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ आप देखेंगे कृंतक जो होता है वो कृंतक आपका पाया जाता है 2 दांत। कृंतक की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है ना। इसके आप जाएंगे, देखिए ये होता कैसा, ये आप देखेंगे ये चौड़े दांत होते हैं। ये क्या काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, काटने का। देखते हैं रोटी लेते हैं हम लोग, खटाक काट देते हैं ना, ये जो काटते हैं, ये जो काट रहे हैं वो काटने वाली जो दांतें होती हैं, 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई,
दो दो 4 ऊपर हो गई, 2 यहाँ होंगी, 2 यहाँ होंगी, 4 4 8 हो जाएंगे। यानी कि ये एक साइड में 2 होते हैं, अगर इनको हम 4 से गुणा कर देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई 8। यानी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। और ये कार्य क्या करते हैं, तो ये काटने का काम में आते हैं। ये किस काम में आते हैं, तो काटने के काम में आते हैं, ठीक ना। यहाँ से ये 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 2 इधर हो गया, ठीक ना, 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, यानी कि 4 दांतें इनमें 8 दांतें इनमें कुल होती हैं। कृंतक क्या करता है, कृंतक आगे चौड़ा जो दांत होता है उसी चौड़े दांत को हम कृंतक कहते हैं और यह काटने का काम करता है। उसके बाद आता है आपका रदनक। रदनक क्या होता है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे ऐसे नुकीला दांतें हो, ऐसे नुकीली दांतें हो, ये 4 दांतें होंगे और इन 4 दांतों के बाद ऐसे नुकीली दांतें होती, यानी यहाँ एक होगा, एक यहाँ होगा, फिर यहाँ 2 मतलब 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे। तो इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है 4। अब ये नुकीले हैं, ये नुकीले हैं, तो ये नुकीले यानी कि देखिए पहले भाला हुआ करता था, भाला को फेंक के फाड़ देते थे लोग, भाला को फेंक के फाड़ देते थे। तो वो फाड़ने का मतलब क्या है, ये जो दांत है नुकीला वाला, ये नुकीला वाला दांत चीरने व फाड़ने का काम करता है। क्या कार्य करता है, चीरने व फाड़ने का। देखिए ये मनुष्य में जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में ये थोड़े छोटे आकार के पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर ये थोड़े छोटे आकार के पाए जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य के अंदर छोटे आकार के पाए जाते हैं, छोटे आकार के पाए जाते हैं ना। लेकिन जो जैसे मांसाहारी, देखिए ये अगर जो शाकाहारी होंगे, मनुष्य क्या है सर्वाहारी है, सर्वाहारी है, सर्वाहारी में ये पाए जाएंगे लेकिन थोड़े छोटे आकार के। जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी जो होता है, इस शाकाहारी में ये एकदम से एकदम छोटे आकार के पाए जाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी होता है, उस मांसाहारी में ये बड़े आकार के पाए जाते हैं, बड़े आकार में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जो शेर होता है, जो चीता होता है, जो लियोपार्ड है, जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं, उन मांस खाने वाले जंतुओं में ये बड़े बड़े होते हैं, यानी इनका आकार बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, उनको मांस को चीरना फाड़ना है, चीरने फाड़ने के कारण ही इनके अंदर बड़े बड़े ये दांतें होते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इनकी संख्या कितनी 4 होती है, ठीक। इसके आगे आपका आता है प्रीमोलर यानी अग्रचौवर्णक। अग्रचौवर्णक जो होता है, आप देखेंगे अग्रचौवर्णक जो होता है वो अग्रचौवर्णक, इसके बाद 2 दांतें होती हैं, 2 दांतें होती हैं, वो 2 दांतें यानी इस साइड 2 दांतें, 2 दांतें इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, यानी कुल इनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक ना। ये कार्य क्या करते हैं, तो ये यहाँ से देखिए हम भोजन को करते हैं, अगर कुछ चीरने फाड़ने वाला तो ये यहाँ से चीरते फाड़ते हैं। आप देखेंगे जो लोग चिकन खाते हैं ना, मीट खाते हैं, वो लोग पकड़ के बगल से फाड़ते हैं, बगल से उसको नोचते हैं ना। तो नोचने का मतलब क्या है, वो जो नुकीला दांत है उसी में पकड़ के फंसा के वो क्या कर रहे हैं, फाड़ने का काम कर रहे हैं, चीरने का काम कर रहे हैं। तो चीरने फाड़ने का काम कौन कर रहा है, रदनक कर रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। उसके आगे कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद आता है आपका अग्रचौवर्णक। अग्रचौवर्णक की संख्या कितनी होती है, अग्रचौवर्णक की संख्या कुल 8 होती है। ये कार्य क्या करता है, तो इसके बाद कूचने पीटने का काम होता है, यानी कि कूचने का कार्य कौन करता है, अग्रचौवर्णक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगर आप 18 वर्ष से नीचे के होंगे तो आपके अंदर यहाँ देखेंगे, यहाँ एक दांत खाली है, एक दांत यहाँ खाली है, एक दांत यहाँ और एक दांत यहाँ, यानी कि जहाँ जहाँ दांतें खाली हैं, दांत यहाँ खाली है, उसके बाद पीछे से आप देखेंगे 2 दांतों के बाद एक दांत खाली मिलेगा, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी, यानी कि आप देखेंगे पीछे से 2 दांत के बाद खाली स्थान, फिर 2 दांत, फिर खाली स्थान, फिर 2 दांत, फिर खाली स्थान, यहाँ भी 2 दांत, फिर खाली स्थान। ये जो 4 दांत गायब होते हैं, जो 4 दांत नहीं होते हैं, वो 4 दांत होते कब है, 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद, ठीक ना। और ये इनकी संख्या कितनी होती है कुल, यानी कि 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी इनकी संख्या कुल होती है 12, 3 चौको 12, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई 12, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब तक हम लोग 18 वर्ष की आयु में रहते हैं तब तक हम लोगों के अंदर कुल 28 दांतें रहती हैं, 28 दांतें रहते हैं। 28 दांतें क्यों, क्योंकि ये जो 4 दांतें होती हैं, ये 4 दांतें बाद में आती हैं, और ये 4 दांतें जो बाद में आती हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया अकल का डांड आ रही है। क्या कहते हैं, अकल का डांड। अकल का डांड किसे कहते हैं, तो अकल की डांड चौवर्णक को कहते हैं। चौवर्णक के किस दांत को कहते हैं, तो चौवर्णक के प्रथम दांत को कहते हैं। किसको, प्रथम दांत को। प्रथम दांत को क्या कहा जाता है, चौवर्णक के प्रथम दांत को क्या कहा जाता है, अकल का डांड। कहते हैं ना कि भैया एक अकल का डांड निकला ले हो, तो अकल का डांड निकला है मतलब कि ये क्या है, प्रथम दांत आ रहा है। कौन सा दांत आ रहा है, चौवर्णक दांत का।
चवर्णक दांत का। देखिए एक यहाँ से तो ये हो ही गया कि नहीं, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, रत्नक की 4 होती है, अग्र चवर्णक की 8 होती है, चवर्णक की 12 होती है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। देखिए 12 8 20 20 8 28 28 4 32, टोटल 32 दांतें हो जा रही हैं ना। लेकिन एक प्रश्न देखिए वनडे एग्जाम में भी पूछता है और ऐसे भी 10 में भी पूछता है कि आप बताइए कि मनुष्य के जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं, कुल कितने दांत उगते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं, तो कुल देखिए, कुल जो दांतों की संख्या होती है वो कुल दांतों की संख्या होती है 52। अब ये 52 को हम समझते हैं 52 क्या चीज़ है। देखिए 32 दांत तो हमने जान लिया कि नहीं 32 दांत होते हैं भैया, लेकिन कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि टूट करके दोबारा आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्विबार दंती, जिसे हम कहते हैं द्विबार दंती, यानी कि दोबारा जो मतलब कि टूट करके जो दोबारा आ जाएं उन्हें हम कहते हैं द्विबार दंती। तो देखिए 32 दांतें हैं, कुल टोटल 32 दांतें उगती हैं, और उस 32 दांत में जो 20 दांत होती है ऐसी जो टूट करके दोबारा आते हैं। वो 20 दांत कौन कौन सी हैं, तो हमारा कृंतक, कृंतक की संख्या कितनी 8। अगर कृंतक एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा आएगा, एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा आएगा। और रत्नक जो होता है वो रत्नक टूट जाए तो दोबारा आएगा। और उसके बाद अगर चवर्णक जो होता है 8 संख्या में जिसकी होती है वो भी अगर टूट जाता है तो वो दोबारा आएगा। लेकिन अगर चवर्णक दांत अगर टूट जाता है 12 ठो, इस 12 में से कौनों एक ठो टूट गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो देखिए ये जो नहीं आ रहे हैं, ये टूट करके दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एक बार दंती ना, एक बार दंती। और ये जो दोबारा टूट के आ रहे हैं हम कहते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती, ठीक ना। और देखिए ये प्रथम दांत को, यानी कि चवर्णक दांत के प्रथम दांत को क्या कहते हैं, अकल की डांड कहते हैं। क्या कहते हैं, अकल की डांड कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं, 52 दांत उगते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ दे कि मनुष्य के मुख गुहिका में कुल कितने दांत होते हैं, तो कुल 32 दांत होते हैं। कितनी दांतें होती हैं, 32 दांत। देखिए प्रश्न सुनिए, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत, 52 दांत। मनुष्य के मुख गुहिका में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांतें होती हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए ये हमारा पूरा रहा आपका दांत, ठीक ना। देखिए आपसे जो बोर्ड वाले पेपर, जिनको बोर्ड पेपर देना है उनसे पूछ देता है कि भैया आप बताओ दंत विन्यास सूत्र, दंत विन्यास सूत्र, ठीक है ना। दंत विन्यास सूत्र होता क्या है, तो जो इनकी हम गणना कर रहे हैं 2 1, यहाँ भी 2, जैसे ये 4 से हम गुणा कर रहे हैं, 4 भागों में है तो 4 से गुणा कर रहे हैं। ये जो 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर यहाँ जो 3 होगा, ये जो संख्या होती है ये संख्या को ही हम कहते हैं दंत विन्यास। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 21 23 बटा के 21 23। इसका मतलब क्या होता है, 21 23 का 21 23 का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 21 23 का मतलब समझिए। देखिए आपसे प्रश्न कर देगा कि आप दंत विन्यास सूत्र बताइए। क्या बताइए, दंत विन्यास सूत्र। दंत विन्यास सूत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे ICPM यम। इसका कहने का मतलब क्या होता है, PM यम होता है ना, PM यम कर लीजिए, PM यम। आई का मतलब होता है इंसीजर, इंसीजर का मतलब क्या होता है, कृंतक। क्या होता है, कृंतक। सी का मतलब कैनाइन यानी कि रद्नक। क्या होगा, रद्नक। PM का मतलब होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब अग्र चवर्णक। क्या होगा, अग्र चवर्णक, ठीक ना। और ये मोलर मतलब चवर्णक, चवर्णक। तो इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 1 होती है, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या 3 बटा के 21 23 बटा के 21 23। ये होता हम लोगों का दंत विन्यास होता। ये तो वयस्क मनुष्यों में, किसमें, वयस्क में, यानी कि एक जो बड़ा मनुष्य होता है उस बड़े मनुष्य यानी बड़े लोगों में ये दंत विन्यास सूत्र होता है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि शिशुओं में दंत विन्यास सूत्र बताइए। किसमें, शिशुओं में, यानी शिशु जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में दंत विन्यास सूत्र क्या होता है। तो इनका जो दंत विन्यास सूत्र होता है वो 2101 होता है, 2102 होता है, 2102 बटा के 2102। यानी कि जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, जो 3 साल तक के, 4 साल तक के और 2.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन 2.5 साल के बच्चों में जो कृंतक दांत होते हैं, सबसे पहला जो कृंतक दांत होता है वो कृंतक दांतों की संख्या 2 होती है, रद्नक 1 आ जाते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले
सबसे पहले जो होता है आपका बच्चे जो छोटे होते हैं, उन छोटे बच्चों में जो सबसे पहला दांत उगता है, वो पहला दांत क्या है? प्रथमा कृंतक होता है। कौन सा? प्रथमा कृंतक। एक यहाँ का दांत, एक यहाँ का दांत, एक ऊपर का, एक नीचे का। आप देखेंगे सबसे पहले नीचे से दांत उगता है, सबसे पहले नीचे से दांत उगता है, ठीक ना। तो ये जो नीचे से दांतें उग रही हैं, इन्हें हम कहते हैं ये कृंतक दांतें होती है। कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर उसके बाद रदनक जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अग्र चौरड़क यानी कि जो प्रीमोलर होता है वह प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर कब तक नहीं होता है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के बच्चों में आप देखेंगे, 5 वर्ष नहीं मतलब आप 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष आज के समय में, ठीक ना, ये जो इनकी संख्या जो होती है वो 0 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और ये जो चौरड़क दांत होता है वो चौरड़क दांत 2 ही होता है। 2 कब तक होता है? 18 वर्ष तक। 2 कब तक होता है? 18 वर्ष तक। 18 वर्ष की आयु तक ये 2 ही दांत रहते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद ये जा करके 3 दांत होते हैं, यानी कि एक साइड में 3, एक साइड में 3, एक साइड नीचे 3, फिर यहाँ 3, यानी कि कुल 12 दांत तब जा के बाद में होते हैं। तो ये दंत विन्यास सूत्र अगर शिशुओं में पूछे तो आप याद रखिएगा 2102। अगर वयस्क में पूछे तो 2123/2123। शिशुओं में पूछे 2102/2102। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो आशा है हमें कि आप लोगों को दांत के बारे में पता चल गया होगा कि नहीं दांत क्या चीज़ है, ठीक ना, और दांत में दांतों की संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद कौन कौन से दांत कितने कितने होते हैं, फिर उसके बाद दंत विन्यास सूत्र, वयस्क मनुष्यों में दंत विन्यास सूत्र और शिशुओं में दंत विन्यास सूत्र के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। तो देखिए अब इसके बाद और हमारे मुख में क्या क्या पाई जाती हैं, जैसे तालु पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पाई जाती कि नहीं, जीवा पाया जाता है। अब इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।